तो बता दें आपको कि यूपी विधानसभा में पेश हुए 2021 बजट पर आज चर्चा होगी और साथ ही प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने नजर आ सकते हैं। जहां पर सपा लगातार विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक सदन में हंगामा करते नजर आ रही है, तो वहीं आज प्रश्नकाल के दौरान सपा प्रदर्शन कर विधानसभा में देखने को मिल सकता है, यानी सपा का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। पूजा, बिल्कुल आपको बता दें कि सपा के हंगामे के बीच कई सारे विधेयक ऐसे रहे जो पास तो जरूर कराए गए, लेकिन कई ऐसे भी विधेयक रहे हैं जो विधान परिषद में अटक गए हैं। तो विधान परिषद में कई विधेयकों के अटकने की बात कही गई। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा से तो उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को पारित करा लिया, लेकिन विधान परिषद में यह विधेयक अटक गया है। जी हां, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के भारी विरोध के चलते विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। आपको बता दें कि सोमवार को विधानसभा 2 नए विधेयकों को पारित इससे कर दिया गया था। तो पारित विधेयकों में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को शामिल किया गया था। दोनों विधेयकों को विपक्ष के विरोध के बावजूद बहुमत से पारित कराया गया। इसमें उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक केवल लखनऊ व नोएडा में लागू हो सकेगा। आपको बता दें कि गुंडा निवारण विधेयक जो है इसको विधान परिषद में प्रवर समिति को सौंप दिया गया है और इसी को लेकर के उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, और जैसा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया था कि प्रवर समिति को जो है वो इस विधेयक को भेजा जाना चाहिए। तो अब इन 2 विधेयकों को लेकर दरअसल जो हंगामा है सपा की तरफ से किया जा सकता है आज। तो संजीव लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अब ये विधेयक जो है प्रवर समिति के पास चला गया है, इसके बाद और क्या हो सकता है? देखो पूजा जी, देखिए जहां तक बात विधान परिषद की है तो विधान परिषद में 100 सदस्यों की संख्या है, जिसमें 51 समाजवादी पार्टी के हैं, 37 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। यानी विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। यही वजह है कि ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, इसको वहां पर पास नहीं कराया जा सका। ये प्रवर समिति को भेजा गया है, प्रवर समिति इस पर अपनी रिपोर्ट लगाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको दोबारा पेश करेगी विधान परिषद में। और जिस तरीके से एंटी लव जिहाद का कानून पास कराया गया, उसी तरीके से इसको भी पास कराया जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर 12:30 बजे विधानसभा में संबोधन देंगे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यानी राम गोविंद चौधरी का संबोधन होगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती, जिस तरीके का हंगामेदार सदन कल देखने को मिला पूजा जी, उसी के आसार आज भी हैं। दोनों तरफ से जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को जरूर घेरने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और तमाम सदस्य करेंगे, खासतौर से किसानों के मुद्दे पर। और जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्ष के सदस्यों ने महंगाई का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, इस तरीके के तमाम एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, बाकी सवाल आपसे अंजलि करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, बुलंदशहर और हाथरस में जिस तरीके की घटना देखने को मिली है और आज मोहनलालगंज में जिस तरीके की वारदात सामने आई है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं क्या विधानसभा के अंदर? अगला सवाल अंजलि आपसे करेंगे। बिल्कुल पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तमाम नेता सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काफी दिनों से घेर रहे हैं। आपको यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरती नजर आती है। जिस तरीके से बुलंदशहर और तमाम जनपदों में महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें सामने आई हैं, उसको लेकर सदन हंगामेदार रहेगा और पूरी तरीके से विपक्ष के सदस्य इसको उठाने का काम करेंगे सदन में पूजा जी। बिल्कुल संजीव, हालांकि रोजगार का मुद्दा जो है वो भी इस बार सदन में खूब उछाला गया है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है। जाहिर तौर पर चुनावी साल के दौरान इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ जो आज भूमिका है वो रहने वाली है? अंजलि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इवेंट जो है
बड़े बड़े इवेंट किए रोजगार को लेकर, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सरकार पेश करती है उस पर कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगाता है विपक्ष। खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जो रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार अपना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी सरकार जो नौकरी के रूप में आंकड़े दर्ज कराती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है उसको कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाने का काम विपक्ष करेगा। ये पूरे मुद्दे आज सदन में गूंजेंगे और खास तौर से 12:30 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद होंगे उस समय विपक्ष पूरी भूमिका के साथ रहेगा। इसकी तैयारी की है। कल नेता प्रतिपक्ष से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री के सामने तमाम सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। अंजलि जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जिनको लेकर आज जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेगा। और ग्राफिक्स के जरिए भी पूजा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो विधेयक यहाँ पर जिनको लेकर बवाल मचा है उस पर भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज जो हंगामा यहाँ पर होने वाला है, देखना होगा कि आज जो है वो कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। बढ़ेंगे आगे। तो बता दें आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दरअसल हाथरस में हुई घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि हाथरस जैसी वारदातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री बंगाल घूम रहे हैं, रामराज की बात करने वालों की सरकार में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बीजेपी को बहुमत का घमंड हो गया है। आगे उन्होंने कहा है कि हाथरस की पीड़ित बेटी से मिलने सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा और मैं खुद उस बेटी से मिलने जाऊंगा। तो यानी कि साफ तौर पर पूजा अखिलेश यादव बंगाल दौरे का जिक्र कर रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश है? क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी? क्या उसके पिता की हत्या कर दी छेड़खानी को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की? ये हाथरस की कोई मामूली घटना है? दुनिया में हमारा शर्म से ना झुक रहा है सर। हमारा नहीं, शर्म से हमारा क्या हम दिखाएंगे दुनिया में, ये बताइए आप। कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या एक बेटी के बाप की हत्या करने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा ये देश? और खुद घूम रहे बंगाल। तो वहीं हाथरस जिले में लड़की के पिता की हत्या करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। तो वहीं इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो वहीं आरोपियों की कई तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, जिसे समाजवादी पार्टी घिरती भी नजर आ रही है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अनूप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, एक बात समझने वाली यहां पर होगी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हाथरस की बेटी की जो पुकार है वो सुनते नहीं है मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें सपा के कई नेताओं के साथ सामने आ रही हैं। चल क्या रहा है, क्या मायने निकाले जाएं इसका? देखिए अंजलि, चुनावी साल है, ऐसे में अखिलेश यादव भले ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से खुद फंसते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि आपके पार्टी के जो गौरव नेता हैं वो कहीं न कहीं जिस मामले में, हत्या के मामले में आरोपी हैं, क्या उनको किस तरीके से पार्टी देखती है? अखिलेश यादव तुरंत नाराज होकर के और तमाम ऐसे टिप्पणी उस पत्रकार पर कर दी। तो यानी कहीं न कहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव खुद फंसे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से सरकार पर भले ही हमलावर हो। अनूप, अभी तक की अपडेट क्या है? अभी तक की पूरी घटना में अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना को अभी तक मामले को लेकर पुलिस हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। अभी भी जो मुख्य आरोपी गिरफ्त से पुलिस के बाहर है। लगातार पुलिस की टीमें छानबीन कर रही हैं और छापेमारी कर रही हैं उसके ठिकानों पर, क्योंकि जिस तरीके से सर्विलांस के माध्यम से या फिर उसकी लोकेशन लेने के बाद पुलिस पहुंचती, लेकिन वहां से वो रफू चक्कर हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस को कहीं न कहीं परेशानियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस हमेशा की
तरह पहले कह रही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। ठीक तो है। वहीं राजनीति भी इस मामले पर तूल पकड़ रही है। पूजा, ठीक है, अनूप आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में आपकी जरूरत होगी। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। दिनेश, जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है इस पूरे मामले पर, राजधानी से अभी की क्या अपडेट है? क्योंकि विधानसभा सत्र भी इस पर भी प्रश्नकाल शुरू होने वाला है, इस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिलेगा। साथ में राजधानी में क्या कुछ हलचल, क्योंकि राजधानी में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, सपा भी अब घिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी है, उसी तरह समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है वो सरकार को आज सदन में घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन जवाब में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सपा सरकार घिर गई है। वो कार्यकर्ता जो कुछ दिन पहले एक लड़की से छेड़छाड़ करता है और पिता की शिकायत पर वो जेल जाता है, जेल जाने के बाद आता है बाहर तो पिता को धमकी देता है केस वापस लेने के लिए। जब पिता केस वापस नहीं लेता है तो उसको वो जाके खेत में गोली मारता है और उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है और सपा को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पूजा, आपको बता दें कहीं ना कहीं जिस तरह से हाथरस के अलावा बुलंदशहर जैसे दर्जनों जनपद ऐसे हैं जहां रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सरकार के कानून व्यवस्था पर भी अंगुली उठ रही है। ऐसे में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं चाहे बिल्कुल प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है दिनेश, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में प्रशासन खड़ा नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कुछ और बोलते हैं और उनके नेताओं की जो तस्वीर जगजाहिर होती है वो कुछ और बयां करती है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल आरोपी ने किशोरी की हत्या कर शव को घर के आंगन में गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने किशोरी के शव को नग्न अवस्था में आरोपी के मकान में गहरे गड्ढे से बरामद कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घटना 25 फरवरी की है, जहां पर किशोरी अपने परिजनों के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान किशोरी पानी पीने के लिए हरेंद्र के घर के लिए निकली थी, लेकिन किशोरी वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश करी लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने अनूप शहर कोतवाली में तहरीर देकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे, वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल ये हुए था और बच्ची नहीं मिली। उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में, वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच की बात कह रही है और जो शव है नग्न अवस्था में वो किशोरी का बरामद हुआ है। आरोपी के घर के आंगन से गहरे गड्ढे में दरअसल उसे दफन कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि घर के आंगन में दफन था किशोरी का शव। हाथरस के बाद बुलंदशहर के पहले भी कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसके बाद सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। तो हाथरस के बाद बुलंदशहर की यह घटना काफी ज्यादा दर्दनाक है अंजलि, और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने जायज भी हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में दिन दहाड़े बदमाशों ने बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में घायल सांसद के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लखनऊ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि गोली चलाने वाला करीबी रिश्तेदार हथियार समेत गिरफ्तार हो गया है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, तो लखनऊ का यह मामला है। फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ फिलहाल की जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था यहां पर सवालों के घेरे में है। कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा
वो ऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। उसको फंसाने के मुझे जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? तो अनिल के अंकुर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से और साथ में अनूप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। अनूप, सबसे पहले आप अपडेट दे दें इस पूरे मामले में, अभी तक की क्या अपडेट है? क्योंकि कुछ बाइट्स हमने जो सुनाई है वो जब तक तहरीर नहीं दी गई थी तब तक की बाइट थी, अभी खुलासा हो चुका है। देखिए पूजा, पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक साजिश रची थी उसका जल्द से चंद घंटों में इसका पर्दाफाश हो चुका है। जो सांसद के बेटे आयुष थे वो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था कि बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और उनको देख नहीं पाए बदमाशों को, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानी थी। दरअसल आयुष को जिस तरीके से आयुष का जो रिश्तेदार करीबी है वो आदर्श, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि मैं आदर्श के कहने पर ही आयुष गोली चलाई थी आयुष पर। उनका सीधा मकसद ये था अपने विरोधियों को इस मामले को फंसाने को लेकर ऐसा पूरा काम किया गया था। इस तरीके से पूजा सांसद जी भी इस मामले पर उनसे पूछा गया कि आज इस मामले पे आप तहरीर देंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यानी कहीं न कहीं सांसद को भी इस बारे में जानकारी हो गई थी, शायद इसी वजह से सांसद इस मामले पे कोई तहरीर नहीं दे रहे थे। अब लेकिन जब पुलिस जब खुलासा कर चुकी है। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है इसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां राजधानी में क्रिएट हो सकती हैं? देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज से घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी स्टोरी केवल फिल्मों में दिखाई जाती है कि किसी दूसरे को फंसाने के लिए इस प्रकार की घटना अपने ऊपर वारदात करा ली जाए। ये घटना निश्चित रूप से बहुत इस बात का भी द्योतक है कि पुलिसिया इकबाल कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, जबकि योगी सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अपराध नियंत्रण में आ रहे हैं और अपराधियों पर शहर के बाहर और जिले के बाहर भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति जो हो रही है तो निश्चित रूप से ये इस बात का भी प्रतीक है कि कहीं ना कहीं ये जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उनके जो परिवार वाले हैं, उनके बेटे हैं, वो इस प्रकार की अगर घटना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली हैं, हम कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। जब घटना घट गई उसके बाद से जो सियासी माहौल उत्तर प्रदेश का बदला और इसमें सरगर्मियां बढ़ी, तो उसके बाद सांसद ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा लेकिन अनिल जी, जिस तरीके के चेंजेस देखने को मिले थे, जिस तरीके के चेंजेस प्रशासनिक अमले में देखने को मिले थे, उसके बाद उम्मीद काफी जगी थी कि कुछ परिवर्तन आ सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, लेकिन ढाक के 3 पार्ट सिचुएशन नजर आ रही है। बिल्कुल, और हालिया अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों पे क्राइम के, वो भी कुछ और बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े हैं अनिल के अंकुर जी, और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब स्थिति यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में क्राइम का रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन सवाल एक बार फिर कानून व्यवस्था पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।